डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल क्रांति। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे राडा ऑटो एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ। 17 दिवसीय ऑटोमोबाइल महाकुंभ 20 जनवरी से 5 फरवरी तक राजधानी रायपुर में होगा आयोजित। ऑटो एक्सपो ग्राउंड से खरीदे हर गाड़ी के रोड टैक्स में 50% की छूट की घोषणा। पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में झारखंड बंद। आदिवासी संगठन ने किया बंद का आह्वान। कई जगहों पर दिखा बंद का असर। झारखंड बंद को लेकर रांची में सुरक्षा के व्यापक प्रबंधक। प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन से नजर। विदिशा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं रोजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सीएम मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य रोड शो। कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास से पहले शहर में बना उत्सव का माहौल। पंजाब के कपूरथला में फाइनेंस कंपनी की प्रताड़ना से टैक्सी चालक ने की आत्महत्या। कोर्ट से केस जीतने के बाद भी जारी रही पैसों की मांग। टैक्सी यूनियन और आप नेता ने की सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा मध्य भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल मेले राडा ऑटो एक्सपो 2026 का आयोजन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। यह 17 दिवसीय भव्य ऑटोमोबाइल महाकुंभ आगामी 20 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक राजधानी रायपुर के श्री राम बिजनेस पार्क ऑटो एक्सपो ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन न केवल व्यापार का केंद्र होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की प्रगतिशील आर्थिक छवि को वैश्विक पटल पर प्रदर्शित करेगा। छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग ने इस एक्सपो के महत्व को समझते हुए एक युगांतकारी निर्णय लिया है। जारी आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ऑटो एक्सपो ग्राउंड से खरीदे हर गाड़ी आरटीओ पर लाइफ टाइम टैक्स में 50% की भारी छूट प्रदान की गई है। राज्य सरकार का यह कदम मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपने सपनों की कार या दुपहिया वाहन खरीदने के अवसर को और भी सुलभ बना देगा। राडा ने इस अभूतपूर्व निर्णय को ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए गेम चेंजर करार दिया। इस ऑटोमोबाइल महाकुंभ का औपचारिक और भव्य उद्घाटन 21 जनवरी 2026 को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जिस तरह से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है, यह एक्सपो उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस गौरवशाली अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति की सहमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त राज्य के कई अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनेंगे। राडा के अध्यक्ष रविंद्र भसीन और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस निर्णय के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। पिछले एक्सपो के दौरान 29,000 से अधिक वाहनों की सफल बिक्री हुई थी, जिससे सरकार को आरएस 800 करोड़ से अधिक का भारी भरकम जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ था। वह अपने आरटीओ में रजिस्टर कर रेट सर्टिफिकेट लेंगे और अपने क्षेत्र में ऑटो एक्सपो के दौरान ग्राहकों को छूट का लाभ ले सकेंगे। इस बार का ऑटो एक्सपो पिछले साल से ज़्यादा भव्य होने जा रहा है। इस बार पूरे छत्तीसगढ़ से रायपुर के अलावा 175 डीलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रायपुर के 100 डीलर इसमें भाग ले रहे हैं। पिछली बार हमने ऑटो एक्सपो में के दौरान 29,000 गाड़ियाँ पूरे प्रदेश से बेची थी और इस बार हमारा लक्ष्य 50,000 गाड़ियाँ बेचने का है। इस 9वें ऑटो एक्सपो में डीलर्स के अलावा फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी भी हमारी सहयोगी रहेगी। विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभाग की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की शुरुआत पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में भले ही देरी से हुई हो, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद इस योजना को पूरी गंभीरता और तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। सरकार का लक्ष्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है और इस दिशा में लगातार ठोस काम किया जा रहा है। अरुण साव ने बताया कि अब तक प्रदेश के 32 लाख घरों तक नल कनेक्शन के माध्यम से पानी पहुंचाया जा चुका है।
जल जीवन मिशन के तहत कुल 49,97,491 घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से शेष करीब 18 लाख घरों तक आगामी वर्षों में पानी पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से लगभग 9 लाख घरों को पेयजल सुविधा देने की तैयारी है। उन्होंने ये भी बताया कि पेयजल से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 4 अंकों का टोल फ्री नंबर, नया मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, जल गुणवत्ता जांच के लिए नई प्रयोगशालाओं की स्थापना और पुरानी लैब के उन्नयन की योजना पर काम किया जा रहा है। शहरी पेयजल व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। वहीं विभागीय कर्मचारियों के प्रमोशन और भर्तियों की प्रक्रिया जारी है, जबकि 128 सब इंजीनियर भर्ती से जुड़ा मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है, जिस पर जल्द निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी कि पीजीटीआई और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व खेल मंत्री अरुण साव ने संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण के आयोजन की घोषणा की है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट पीजीटीआई के 2026 सीजन का पहला इवेंट होगा, जो 3 से 6 फरवरी तक नवा रायपुर स्थित फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिजॉर्ट में खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें प्रतियोगिता और अधिक आकर्षक व प्रतिस्पर्धी बन गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पहले संस्करण की शानदार सफलता के बाद यह आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की खेलों को बढ़ावा देने और राज्य को राष्ट्रीय खेल आयोजनों के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट खेल प्रतिभाओं को मंच देने के साथ साथ पर्यटन, युवाओं की भागीदारी और राज्य के समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं पीजीटीआई अध्यक्ष कपिल देव ने बताया कि छत्तीसगढ़ ओपन ने प्रोफेशनल गोल्फ के नक्शे पर राज्य की मजबूत पहचान बनाई है और दूसरा संस्करण खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन प्रतिस्पर्धी अवसर प्रदान करेगा। पीजीटीआई के सीईओ अमनदीप जोहल ने कहा कि यह टूर्नामेंट देश में गोल्फ को पारंपरिक केंद्र से आगे टियर 2 और टियर 3 शहरों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रतियोगिता में 126 पेशेवर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और यह स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट में 4 राउंड में खेली जाएगी। नवा रायपुर का फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिजॉर्ट झील और हरियाली से घिरा यह कोर्स खिलाड़ियों के लिए कौशल और रणनीति की कड़ी परीक्षा साबित होगा। छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण इस वर्ष हम करने जा रहे हैं 1 फरवरी से, और अमनदीप जी ने बहुत विस्तार से गोल्फ के विषय में हमारी और कपिल देव जी के मुलाकात के विषय में, गोल्फ एक ओलंपिक खेल है। छत्तीसगढ़ में परंपरागत खेल के प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे परंपरागत खेलों के अलावा अन्य जो खेल है उस खेल में भी छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इस दृष्टि से पिछली बार हमने छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन रायपुर में किया। लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक रेड क्रॉस सभागार कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और जमीनी स्तर पर सामने आ रही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना रहा। इस दौरान पेयजल संकट, अधूरे निर्माण कार्यों और विभिन्न विकास योजनाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पीएम आवास योजना, ग्रामीण कौशल विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और वीबीजी रामजी सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए। इस समीक्षा बैठक में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, पुरंदर मिश्रा और इंद्र कुमार साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, कलेक्टर गौरव सिंह,
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत सीओ कुमार विश्व रंजन, निगम कमिश्नर विश्वदीप सहित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने समन्वय के साथ विकास कार्यों को गति देने और जन समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। आम आदमी पार्टी ने गरियाबंद जिले में प्रेस वार्ता कर कहा कि राजिम मेले की तैयारी में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पार्टी के प्रदेश सचिव अनुषा जोसेफ ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यह सरकार में किस तरह खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है वह हम सब देख रहे हैं। बालोद के मंजम्बूरी आयोजन में जिस तरह की अनियमितता बरती गई है, बिना टेंडर हुए वहां अपने करीबियों को टेंडर दे दिया गया था, जबकि बड़े आयोजनों के लिए टेंडर प्रक्रिया लगभग 30 दिन पूर्व ही पूरी करनी पड़ती है, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से 6 दिन पूर्व तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई व अपने चहेतों को काम आवंटित कर दिया गया। उसी तरह से राजिम मेले के आयोजन में 3 जनवरी को टेंडर अपलोड हुए व 10 जनवरी तक टेंडर प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी कर ली गई। केवल रात में इन्होंने 7 करोड़ से टेंडर अपने करीबियों को देने के लिए यह औपचारिक पूरी कर ली है, जबकि इनके ही नियम के अनुसार प्रक्रिया टेंडर की कुछ और है। इस पर हमें पूरी तरह से एक बड़े भ्रष्टाचार की संभावना का संदेह है और इसे सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में गरियाबंद कलेक्टर व संस्कृति विभाग की संलिप्तता नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इस राजिम मेले के पुनीत कार्य पर भी भाजपा कमीशन खाना चाहती है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस पूरी गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि गरियाबंद कलेक्टर व संस्कृति विभाग के मुख्य अधिकारी के ऊपर भी उच्च स्तरीय जांच बैठनी चाहिए। सरकार अगर इस मामले में संज्ञान नहीं लेती है तो आम आदमी पार्टी इस मामले में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। वहाँ पे भी जम्बूरी पार्ट 2 जो बालोद में हुआ, जम्बूरी का पार्ट 2 होने वाला। पार्ट 1 तो बालोद में हो चुका, जम्बूरी पार्ट 2 होने वाला है राजिम मेला में, क्योंकि 9 जनवरी को टेंडर अपलोड होता है और टेंडर ओपन होता है 10 जनवरी को। उसके बाद पूरे टेंडर्स क्लोज हो गए, कुछ टेंडर्स ओपन हैं। और जैसे जिस तरह देखेंगे 2 करोड़ का टॉयलेट बना हुआ था बालोद में, उसी तरह का 2 करोड़ का टॉयलेट जो मूवेबल टॉयलेट होता है वो बना हुआ है राजिम में भी जी। और दूसरा ये है कि इसकी जांच जरूरी है और जांच के लिए वहाँ पे राजिम का कलेक्टर को आपको डिसमिस करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, और जो कल्चरल डिपार्टमेंट के अधिकारी ऑफिशियल्स को भी डिसमिस करे। वाला ट्रांसपेरेंट जांच नहीं होगा, नगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए और एकदम दूध का दूध पानी का पानी। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां विदिशा में उत्साह और उल्लास का माहौल उस वक्त देखने को मिला जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं रोजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक भव्य रोड शो में शामिल हुए। यह रोड शो लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम से पहले आयोजित किया गया, जिसमें नगरवासियों से ने बड़ी संख्या में भाग लेकर जनप्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। रोड शो विदिशा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बड़ा बाजार से प्रारंभ हुआ और जयप्रकाश मंच तक पहुंचा। इस दौरान जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर नेताओं का अभिवंदन किया। पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और जन समर्थन की झलक साफ दिखाई दी। इसके बाद सभी अतिथि जयप्रकाश मंच से कार्यक्रम स्थल पुरानी कृषि उपज मंडी के लिए रवाना हुए, जहां लोकार्पण एवं शिलान्यास का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर प्रशासन और आम जनता दोनों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां खूंटी जिले में बीती 7 जनवरी को हुआ पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, जैसे विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठनों का समर्थन मिला है। आपको बता दें कि इस बंद के आह्वान से पहले राजधानी रांची में गुरुवार को मशाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया गया। वहीं संगठनों का कहना है कि पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि आदिवासी स्वशासी और व्यवस्था पर हमला है। इसी के विरोध में राज्यव्यापी बंद का निर्णय लिया गया। हालांकि बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया। संगठनों ने स्पष्ट किया कि अस्पताल, एम्बुलेंस और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर बंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो।
सोमा मुंडा की हत्या को लेकर पूरे झारखंड में बंद का आह्वान किया गया है। वहीं चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में बंद का असर देखने को मिला। वहीं आदिवासी संगठनों ने सोमा मुंडा की हत्या को लेकर चाईबासा में बड़ा प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सुबह से ही आदिवासी संगठनों के लोग बाइक में घूम घूम कर बंद करवाया गया। वहीं कई जगह टायर जलाकर बंद का आह्वान किया। वहीं वाहनों का भी चक्का जाम रहा, जिससे यात्रियों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद झारखंड भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। राजधानी रांची के हरमू स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय के समक्ष कल शाम जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय पार्टी समर्थकों से गुलजार रहा। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इस ऐतिहासिक जीत को पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा की मजबूत पकड़ और जनता के विश्वास का प्रतीक है। वहीं पार्टी के मुख्य सचेतक एवं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने भी मीडिया के सामने इस खुशी को साझा किया और महाराष्ट्र में पार्टी की रणनीति और नेतृत्व की सराहना की। इस जश्न ने झारखंड में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ा दिया। पार्टी का कहना है कि यह जीत आगामी चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को और मजबूत करेगी और जनता के बीच पार्टी की साख को और ऊंचा करेगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो तीसरी सरकार होती है बीएमसी का चुनाव, उसमें प्रचंड बहुमत वहां पर मिली है। महाराष्ट्र के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और वहां पर तीसरी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वहां के लोगों ने बनाने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा हो, फिर विधानसभा महाराष्ट्र में, फिर जहां पर ठाकरे बंधुओं का लगातार कब्जा रहता था बीएमसी में, इस बार वहां की जनता ने सभी मामले को उखाड़ कर फेंक कर भगवा लहराने का और कमल फूल खिलाने का काम किया। बोकारो जिले में अब ज्वेलरी शॉप में मास्क, हेलमेट, बुर्का या किसी भी तरह से चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय जिले में ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाकर बढ़ती लूट की घटनाओं को रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के मद्देनजर लिया गया है। प्रशासन ने ज्वेलरी व्यापारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा उपायों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में पुलिस प्रशासन ने दुकानों में सीसीटीवी कैमरा, सायरन और सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा किसी भी संदिग्ध ग्राहक को प्रवेश से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करने और आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय थानों को सूचना देने के लिए व्यापारी जागरूक किया गया। इस पहल का उद्देश्य लूट जैसी अपराध गतिविधियों को रोकना और व्यापारियों व ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। व्यापारी और प्रशासन दोनों ने मिलकर सुरक्षा बढ़ाए के कई उपाय सुझाए, जिनमें दुकानों के प्रवेश द्वार पर सतर्कता बढ़ाना और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करना शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम जिले में ज्वेलरी शॉप को सुरक्षित रखने के लिए बेहद आवश्यक है और इसे अनुशासन के साथ लागू किया जाएगा। हम लोगों ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कुछ के लिए, तो मास्क, टोपी और जो हेलमेट पहन के लोग आते हैं, तो हम लोगों ने कहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से एक तो बोर्ड हम लोग को दिया जाए जिसमें लिखा रहे कि प्रशासन के द्वारा ये गाइडलाइंस दिया हुआ है, जिससे कि हमें भी सुविधा होगी और ग्राहक भी हमारे संतुष्ट नहीं होंगे कि ये गाइडलाइंस है तो उन्हें फॉलो करना है और सभी लोग नियम से फॉलो भी करेंगे। बोकारो इनकम टैक्स विभाग ने जिले के सबसे बड़े निजी अस्पताल मेडिकेंट हॉस्पिटल में टीडीएस से जुड़ी जांच के लिए सर्वे शुरू किया है। इनकम टैक्स टीम ने पूरी टीम के साथ अस्पताल दाखिल होकर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने अभी तक इस कार्रवाई को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की है। हॉस्पिटल प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोक दिया है। सूत्रों के अनुसार ये सर्वे टीडीएस संबंधी नियमों के पालन को लेकर किया जा रहा है। कार्यवाही के दौरान अस्पताल के सभी प्रशासनिक और वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल भी जारी है। इस कार्यवाही ने अस्पताल प्रबंधन और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार की जा रही है ताकि किसी भी अनियमितता की पुष्टि की जा सके।
अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां नवी मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान विजय नगर सेवकों को बधाई देने नवी मुंबई पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कॉपर खैराड़े स्थित क्रिस्टल हाउस कार्यालय का दौरा किया, जहां कुल 65 विजय भाजपा नगर सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में रविंद्र चौहान ने विशेष लुंगी पहनकर आकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नगर सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब नई मुंबई की पहचान को दोगुना करने की जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर वार्ड वॉइस जैसी प्रतियोगिताओं के आयोजन का सुझाव दिया, ताकि शहर में अभिनव और नागरिक केंद्रित उपक्रमों को बढ़ावा मिल सके। महाराष्ट्र के डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना के शिंदे गुट की शानदार जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। डोंबिवली की शिवसेना शाखा के बाहर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर और नारे लगाकर जीत का जश्न मनाया। यह जीत पार्टी के लिए बड़े राजनीतिक महत्व की मानी जा रही है। महानगर पालिका के कुल 122 सीटों में भाजपा ने 48 सीटें, शिवसेना ने 51 सीटें, ठाकरे गुट ने 8 सीटें, कांग्रेस ने 2 सीटें, मनसे ने 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार गुट ने 1 सीट पर कब्जा किया। इस नतीजे के साथ शिंदे गुट सत्ता में आने की कगार पर है और अब उन्हें वार्ड स्तर पर अपनी रणनीति मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि डोंबिवली में इस चुनावी जीत ने राज्य में राजनीतिक संतुलन पर असर डाला है और आगामी चुनाव में इसे एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक इस जीत को जनता के विश्वास का प्रतीक बता रहे हैं। पनवेल महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर महापालिका पर सत्ता स्थापित कर ली है। कुल 78 सीटों में से भाजपा ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें 6 सीटें निर्विरोध मिली हैं। इस जीत के साथ पनवेल में भाजपा की राजनीति पकड़ और मजबूत हुई है और आने वाले समय में महापालिका का कामकाज भाजपा के नेतृत्व में संचालित होगा। इस चुनाव में शिवसेना ने भी पनवेल में अपना खाता खोलते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा शेतकरी कामगार पक्ष ने 7 सीटों पर सफलता पाई। कांग्रेस को 5 सीटें मिली। शिवसेना शिंदे गुट को 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट और एक निर्दलीय उम्मीदवार को क्रमशः 1-1 सीट पर जीत मिली। चुनाव प्रक्रिया में कुछ प्रभावों में उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना भी आकर्षक रहा। कुल मिलाकर इस नतीजे से पनवेल शहर में भाजपा की सत्ता सुदृढ़ हुई है और राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के संकेत भी मिले हैं। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां अमृतसर रूरल पुलिस ने ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश किया। इस ऑपरेशन में कुल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में हेरोइन, आधुनिक हथियार, गोला बारूद और लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि यह कार्रवाई पंजाब सरकार की ड्रग्स और गैंगस्टरिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई। पुलिस ने करीब 4 किलो 863 ग्राम हेरोइन, 4 विदेशी पिस्तौल जिसमें 2 ग्लॉक और 2 PX-5 शामिल हैं, 2 राइफल, 160 से अधिक जिंदा कारतूस और थार व I-20 समेत 3 कारें जब्त की गई हैं। गिरफ्तारी आरोपियों की पहचान अजुल अरोड़ा, दिलप्रीत कौर और प्रथम शर्मा के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि यह पूरा नार्को टेरर मॉड्यूल गैंगस्टर सत्ता नरशेरा और उसके सहयोगी अभिराज के इशारे पर संचालित हो रहा था, जिसमें अभिराज की मां दिलप्रीत कौर ड्रग मनी और हथियारों के लेन देन में अहम भूमिका निभा रही थी।
कपूरथला में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां निजी फाइनेंस कंपनी की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर एक टैक्सी चालक युवक ने आत्महत्या कर ली है। मृतक रमन कुमार ने पिता के बताया कि वर्ष 2013 में उन्होंने एक निजी फाइनेंस कंपनी से गाड़ी फाइनेंस पर ली थी। इसके बाद 2016 में फाइनेंस कंपनी ने उन पर कोर्ट में केस दायर किया। करीब 4 साल तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने फैसला परिवार के पक्ष में सुनाया और लोन से जुड़ी गाड़ी के जरूर दस्तावेजों को उन्हें वापस मिल गए। पीड़ित पिता का आरोप है कि कोर्ट से केस जीतने के बावजूद निजी फाइनेंस कंपनी ने उन्हें और उनके बेटे रमन कुमार को लगातार परेशान करना जारी रखा और पैसों की अवैध मांग की जाती रही, जिससे मजबूरी में वे देते भी रहे। इसके बाद कंपनी ने कथित तौर पर गाड़ी के खरीदार के गारंटर के नाम पर दोबारा केस दर्ज कर दिया। पिता का कहना है कि लगातार मानसिक दबाव और उत्पीड़न के चलते उनके बेटे रमन कुमार ने घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।